हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का मॉक टेस्ट 1 को, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने पॉलिटी को बहुत हद तक कवर कर चुके हैं, मतलब डीपीएसपी तक और आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। तो उसका जितना, जैसे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके फिर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसको हम लोग पूरा टेस्ट देंगे। एक मॉक टेस्ट यहाँ पे लेने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखना है, जो भी ये क्वेश्चन हम लोग मॉक टेस्ट देंगे ये पूरा हाई यील्ड का रहने वाला है। जब क्वेश्चन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि एक यूपीएससी का जो लेवल होता है, जिस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लेवल को यहाँ पे टच कर रहे हैं। क्लियर है क्या? फिर कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसका PDF जो है अवेलेबल हो जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट जो 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसको एक बार चेक कर लो, एक बार मॉक टेस्ट दे लो कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू एक्सेप्ट एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि फंडामेंटल राइट पढ़े हैं तो हर रेस्पेक्ट में क्या देखने को मिला है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना, पॉजिटिव साइड देखने को मिला है, साथ में नेगेटिव साइड भी देखने को मिला है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का यहाँ बेसिकली मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बताना है। तो बताओ, वीडियो पॉज करो और अपने लेवल में बताओ। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिमिटेशन इम्पोज अपॉन अ पर्सन राइट। क्योंकि थ्योरी क्लास में मैं बताया था कि 1 बजे कोई डीजे बजाना चाह रहा है तो ठीक है, वो डीजे तो बजा सकते हैं, वो उसका पर्सनल लिबर्टी है ना, उसका पर्सनल फंडामेंटल राइट है। लेकिन बाकी का फंडामेंटल राइट क्या होगा बाकियों का? क्योंकि उसका भी फंडामेंटल राइट है कि रात को ठीक से सोए, है ना। तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आया? नेक्स्ट, यहाँ पे इसका जो डिटेल आंसर है ना, ये बता देता हूँ। जो डिटेल आंसर है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट क्वेश्चन को समझेंगे, नेचर को समझेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप अर्जेस दैट एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी शुड बी गिवन सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप एडवोकेट इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ मल्टीपल डाइवर्स लोकल एंड नॉन लोकल नेटवर्क। India has signed a UN Refugee Convention on 1951 and ensure the protection and preservation of the right of all refugee। बताओ इसमें से कितना ऑप्शन यहाँ पे सही है? बन रहा है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट, द यूनिवर्सल सिटीजनशिप अर्जेस दैट एवरी मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी शुड बी गिवन सिटीजनशिप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप यही बात करते हैं। सेकंड जो है कि ग्लोबल सिटीजनशिप एडवोकेट इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ मल्टीपल डाइवर्स लोकल एंड नॉन लोकल नेटवर्क, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ साइन द UN रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑन 1951, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिया ने ऐसा कोई रिफ्यूजी, UN का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसको साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 और 2, जो ओनली 2 ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, फिर आराम से सॉल्व करो। कंसीडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। पहला बोला है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हजार्डियस जॉब्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बताओ इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, ये चीज़ पूछा हुआ है। वीडियो को पॉज करो और बताओ। तो देखो, पहला जो है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी होना है। फिर सेकंड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। बताओ तो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अच्छा, यहाँ पे कुछ नीचे लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द अबाव गिवन फंडामेंटल राइट इन अवेलेबल। हाँ देखो, यहाँ पे मैं बस इसी को पढ़ रहा था, तो ऐसा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर
अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, केवल जो इंडिया का सिटीज़न है उसी को ही अवेलेबल है। क्लियर है? तो कौन कौन सा जो है तो पढ़े थे, कौन कौन सा है? 15 हो गया, 16 है, 19 है, 29 है और 30। ये जो फंडामेंटल राइट है केवल और केवल इंडियन पीपल को ही है। क्लियर है? और बाकी जितना भी फंडामेंटल राइट बच गया वो सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। ठीक है? तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है? 16 आर्टिकल। अब बताओ 16 आर्टिकल में ओनली सिटीजन है क्या? है, मतलब ये पहला ऑप्शन राइट हो गया। सेकंड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 बोलता है। तो यहाँ पे तो आर्टिकल 21 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल 21 जो है इंडिया के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए पूछा है। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 बात करता है, मतलब ये भी सही है, क्योंकि ये जो 15, 16, 19, 29 और ये जो 13 आर्टिकल हैं ये केवल और केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है? फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हजार्डियस जॉब। अब बताओ इसको, ये जो आर्टिकल 24 में आता है, अब देखो 24 है क्या? नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। प्लस मैनेज टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 26 में। याद है ना, पूरा पढ़े फंडामेंटल राइट में 26, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ए और जो 3 ये दो ऑप्शन बस राइट है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, किसने बोला है ये वर्ड को? जॉन लॉक ने बोला है। ठीक है? फैक्ट्स क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। नेक्स्ट पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन कॉन्स्टिट्यूट द राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 19 है उसके अंदर भी हम लोग 6 फंडामेंटल राइट डिस्कस किए हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे राइट्स हैं ये बताना है भाई, बस। तो बताओ तो यहाँ पे पहला जो बोला गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सही है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी आर्टिकल 19 में आता है। राइट टू मूव आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बताओ तो इसको थर्ड को, है क्या ये सही कि नहीं है? तो जो थर्ड स्टेटमेंट है राइट टू मूव आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये गलत है, ये आर्टिकल 19 के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? प्लस राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी आर्टिकल 19 के अंदर लिखा हुआ है, ये भी राइट है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये अलग से फंडामेंटल राइट है, ये जो है आर्टिकल 19 में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 1, 2 और 4 यही बस राइट है, मतलब ओनली 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचर ऑफ सेकुलरिज्म। अब बताओ तो, पढ़ो स्टेटमेंट को और ऑप्शन बताओ। देखो, अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इज टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी इवन इट इज ओकेशनली रिक्वायर कॉम्प्रोमाइजिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री, सही बोला गया है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और इन दोनों के बीच क्या है? पावर का डिवीज़न होता है, उसी को तो हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। और यहीं पे भी तो बोला गया है पूरा डाइवर्सिटी का बात, रीजनल डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ का बात किया गया है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है ऑप्शन। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि एन आइडियल फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन बोथ अ फॉर्मल डिवीज़न ऑफ पावर, जो अभी जस्ट रिसेंटली बताया हूँ, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब इसमें से 1 और 2 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसको बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन सेकुलरिज्म के बेस में पूछा गया है। क्या होता है सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो भी स्टेट होगा, रूलिंग पार्टी होगा, जो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं, उसका कोई एक पर्सनल रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, और न ही किसी एक धर्म को प्रमोट करेंगे। वो एक धर्म निरपेक्ष होगा, मतलब कोई भी धर्म को न प्रमोट करेंगे, न कोई धर्म को फेवर करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है? तो ऑप्शन पढ़ो और एक बार वीडियो पॉज करके और आंसर बताओ, टिक करो एटलीस्ट सही आंसर को। देखो,
पहला ऑप्शन जो बोले गए हैं कि अनलाइक कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, जो जस्ट अभी बताया हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट बोले गए हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर टू इंश्योर इक्वलिटी एंड रिफॉर्म विद इन, ये भी बिल्कुल सही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोलते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई रिलीजन अगर दूसरे रिलीजन को फोर्सफुली अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा रहा है तो यहाँ पे क्या स्टेट का गवर्नमेंट या फिर स्टेट का इंटरफेयर होना जरूरी है कि ऐसा नहीं कर सकते, अपना अपना रिलीजन को प्रमोट करो, प्रोपागेट करो, लेकिन धर्म परिवर्तन यहाँ पे नहीं करा सकते, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोले हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो गलत ही होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट्स, पढ़ो इसको। द राइट टू एजुकेशन इज़ अ यूनिवर्सल राइट, इट इज़ हेल्प डेवलप रीजनिंग एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, ये चीज़ बोले गया है 8 में, तो बिल्कुल सही है। राइट टू एजुकेशन एक यूनिवर्सल राइट है दैट हेल्प डेवलप अपना माइंड जिसे बोलते हैं, या फिर बुद्धिक क्षमता, रीजनिंग, इन्फॉर्म चॉइस, इसको ले सकते हो, बिल्कुल सही है। सेकंड है स्मोकिंग और ड्रग यूज कैन बी कंसिडर एज अ राइट इफ़ डन प्राइवेटली विदाउट हार्मिंग अदर, ये चीज़ बोले गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये पूछ रहे हैं। पहला तो यहाँ पे गलत है, सॉरी पहला तो सही है, यहाँ पे सेकंड गलत है, ठीक है। अब देखो स्मोकिंग और ड्रग को यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट बताए हैं। अब इंटॉक्सिकेंट बताए हैं तो डीपीएसपी में भी हम लोग पढ़े हैं गांधीयन प्रिंसिपल में कि इंटॉक्सिकेंट यहाँ पे बैन होना चाहिए। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको पढ़ो और ऑप्शन टिक करो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाले हैं, कौन सा रॉन्ग होगा, इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट क्या बोले हैं कि वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इम्पोज लिमिट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स सिटीजन, सही है क्या, ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो आर्बिट्रेरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाते आर्बिट्रेरी तरीके से। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक के रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स हैं, डीपीएसपी में तो पढ़े ही है ना। सेकेंड स्टेटमेंट है कि दिस लिमिटेशन आर फंडामेंटल एंड कैन नॉट बी वायलेटेड बाई एनी गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, इवन आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाते हैं, तो इस रेस्पेक्ट से गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रिमेन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट ही बनाए गए हैं कि जो स्टेट का आर्बिट्रेरी एक्शन होता है उससे बचा जा सके, है ना। तो इस रेस्पेक्ट से यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे राइट है। देखो तो ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे 9th में, 1 और यहाँ पे 3 सही है। देखो तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट दैट एक्सप्लेन, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट, ओनली वन ऑफ बोला है, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो सेकंड है लेकिन इस सेकंड को तो यहाँ पे सही मार रहे, ऐसा नहीं है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, और जो है एक्सप्लेन करते हैं 1 को, मतलब ये दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्लियर है, ओनली 1 ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान दोगे, स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है ना, ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी पढ़ना। चलो 10th क्वेश्चन देखो, इसमें से पूछे गए हैं इंडियन और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं ये बताना है भाई। तो पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया सेकुलरिज्म अलाउ इंडिविजुअल टू पब्लिकली डिस्प्ले देयर रिलीजन आइडेंटिटी इवन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, सही है क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोला है, ये भी करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे कथा होते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं,
तो क्या पब्लिकली होते हैं ये सब चीज़, है ना, तो ये जो है अलाउ किए हुए हैं। सेकेंड, द फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस सिंबल इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन अ रिलीजियस न्यूट्रल स्पेस। ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेंच में जाओगे या फिर फ्रेंच अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म को देखोगे तो इसमें इस चीज़ होता है कि इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं होते, इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन नहीं किए जाते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है बोथ 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताओ सही है। सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, पढ़े हो तो सॉल्व होगा ही होगा। और ऐसे ही पूछते हैं कन्फ्यूजिंग में, जैसे कि यहाँ पे देखो पढ़े हमें सब चीज़ पता है सेकुलरिज्म क्या होता है एवरी एस्पेक्ट, लेकिन ऐसे टाइप के ऑप्शन में दिमाग घूम जाता है। तो ये सब कब पता चलेगा, जब मॉक टेस्ट दोगे तभी तो पता चलने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखो क्या ऑप्शन आएगा, एक बार बताओ, वीडियो पॉज करो और बताओ। तो देखो एनआरआई का क्या होता है फुल फॉर्म, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया आर इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया मोर देन 182 डेज इन अ ईयर, while PIO person with Indian origin are foreigner citizen who have Indian ancestry और heritage। सही है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, अनलाइक NRI PIO were not entitled to all the right of Indian citizen including voting and holding public offices। ये भी सही है। ठीक है, जैसे कि NRI जो नॉन रेसिडेंट इंडिया है उसको ये अधिकार होता है, लेकिन PIO वॉज नॉट इंटिल्टेड, है ना, ये इंटिल्टेड नहीं है, नहीं ये वोट कर सकते हैं, नहीं ये पब्लिक ऑफिसेज में होल्ड कर सकते हैं। इस रेस्पेक्ट में जो 1 और 2 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन 12। यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है इसके बेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको बताओ अब कौन से स्टेटमेंट सही है। ये नीचे पार्ट को देख लेना, ठीक है, मतलब सही पूछे हैं कि गलत पूछे हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रेदर देन फ्रीडम टू। बताओ तो ये सही है क्या कि गलत है। ये गलत है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी तो आपके पास है, लेकिन ऐसा लिबर्टी होना चाहिए कि दूसरे को इंटरफेयर ना हो। समझ रहे हो, यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम रेदर देन फ्रीडम टू लिखा हुआ है, ये जो है क्लियरली रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ कंसर्न विथ इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी तो बोला हूँ वही चीज़ को कि अपना लिबर्टी है, लिबर्टी में कुछ भी करो लेकिन दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे क्लियरली राइट आंसर हो गया। समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो 13। इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो पहला स्टेटमेंट जो है इट डज नॉट गारंटी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सही है कि गलत है, बताओ तो इसको। पहला स्टेटमेंट को सही बोले हैं। देखो पार्लियामेंट में MLA हो, है ना, MPs हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे हो। तो यहाँ पे बोले गए हैं कि इट डज नॉट गारंटी एब्सोल्यूट फ्रीडम, किसी को यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। ठीक है, सही है ये चीज़। द लीडर ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस हैज़ द फाइनल पावर इज डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ऐसा नहीं है, इसको नहीं होता। वहाँ पे जो स्पीकर होते हैं उसको पावर रहता है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग हो गया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ पे राइट है। क्लियर, समझ आ गया क्या। जो सेकेंड स्टेटमेंट बोले हैं कि द लीडर ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस हैज़ द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है बेसिकली यहाँ पे जो लोकसभा है वो उसमें देखे जाते हैं, और जो राज्यसभा उसमें अधिकतर नहीं देखे जाते। तो इस स्टेटमेंट जो है पहला जो है वही राइट हुआ। 14 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ तो इसमें क्या चीज़ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही पूछे ना, कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहे हैं। तो देखो अल्टरिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट आर डन अंडर आर्टिकल 368। सही है क्या गलत है। यहाँ पे आर्टिकल 368 किसको अमेंड करते हैं बताओ तो।
आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, न कि कोई स्टेट लिखा हुआ है उसको अमेंड करते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, इसके लिए अलग से प्रोविज़न है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो बोले हैं कि देखो यहाँ से इलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब अपने से सॉल्व करते हो तो इलिमिनेशन लगा लिया करो, उससे समझ भी आ जाएगा। सेकंड, अगर पूरे को सॉल्व कर रहे हो तो और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सभी पता है तभी तो पूरे को सॉल्व कर पाओगे, है ना। सेकंड, चेंजेस इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी। सही बात है, आर्टिकल जो 19 है मतलब ये फंडामेंटल राइट का बात कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट को अगर चेंज करोगे, अल्टर करोगे, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ये गलत है। यहाँ पे जो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट में अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है कि वहाँ पे सिग्नेचर करना ही करना है, ठीक है। प्लस जो फोर्थ दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी इंट्रोड्यूस बाई एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है कि या तो लोकसभा में इनिशिएट कर लो या फिर राज्यसभा में इनिशिएट कर लो, दोनों हाउस में से कोई से भी में इनिशिएट कर सकते हो। मतलब जो 2 और 4 है ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो गया। समझ आया? चलो अगला देखो 15 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कौन सा यहाँ पे सही है ये बताना है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो देखो, द बेसिक स्ट्रक्चर डज नॉट अप्लाई टू ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, सही है क्या? ये भी सही है। जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होते हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जितना भी ये टर्म्स आ रहे हैं ना, ये पूरा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकेंड बोले हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी ऑप्शन सही है। जजमेंट बताओ कि कौन सा जजमेंट में बोले गए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ सोशलिज्म, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिफाइन नहीं किए गए। ये तो केशवानंद भारती जजमेंट के जो 1973 हैं यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 और 2। समझ आया? 16 क्वेश्चन की सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट में है कि अंडर दिस एक्ट इंडियन कॉरपोरेशंस आर रिगार्डेड एज अ इंडियन सिटीजन, ऐसे बोले हैं क्या? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड बोले हैं कि अंडर द एक्ट कॉरपोरेशन कैन रिक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन सिमिलर टू इंडिविजुअल, यहाँ पे भी गलत है। मतलब ये जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो ए सही है ना ही सेकंड सही है, ठीक है। अगला देखो 17 क्वेश्चन, ये भी सिटीजनशिप के ऊपर ही क्वेश्चन है कि लॉस या फिर कब लॉस होगा, ये चीज़ बोले गए हैं। बताओ तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर कंटिन्यूसली, ये 5 ईयर है कि 7 ईयर हैं? देखो तो बताओ 5 ईयर हैं कि 7 ईयर हैं? ये जो है 7 ईयर हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। चलो सेकंड देखो, ही हैज़ सोड डिसरॉयल्टी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर डिसरॉयल्टी रखते हो कॉन्स्टिट्यूशन को तो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है सिटीजनशिप को। मतलब जो 2 है यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड बोले गए हैं कि द सिटीजन्स हैज़ विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैज़ बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर, है ना। अगर अभी 5 साल के लिए 5 साल के अंदर ही सिटीजनशिप लिए हो और 2 साल के लिए जेल भी चले गए 5 साल के अंदर में, तो इस तरीके से क्या है सिटीजनशिप लॉस हो जाता है, जो है। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो 2 और 3 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन और इसको सॉल्व करो। विथ रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सा यहाँ पे सही है? इट फर्स्ट इमर्ज इन मिनर्वा मिल केस, सही है क्या? गलत है, ये केशवानंद भारती केस है। सेकेंड है कि इट अपहोल्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही सॉरी ये भी गलत है, क्योंकि कोई यहाँ पे एब्सोल्यूट नाम का चीज़ नहीं है। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द अबाउट डायरेक्टिव्स वर एडेड बाय 44 अमेंडमेंट। जो 44 अमेंडमेंट हुआ है 1978 का,
है ना। इसमें से कौन सा यहाँ पे सही है ये बताना है, कौन सा ऐड किए गए हैं इसमें। ये जो है 1978 का है अमेंडमेंट। तो पहला जो बोले गए हैं कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो जो ये पहला स्टेटमेंट है इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। सेकंड है टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये सही है। सॉरी यहाँ पे 42 है ना, 42 बोला हूँ मैं सर, लेकिन लिखा 44 है। तो देखो जो सेकंड है इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किए गए हैं। और जो थर्ड है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से जो ए ऑप्शन है ओनली वन यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, इसमें से बताना है कि फेडरल फीचर कौन सा है, ये बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब यहाँ पे फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा गया यहाँ पे, बताओ तो कौन सा है यहाँ पे। पहला जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है, फेडरल फीचर का पार्ट होता है। ठीक है, प्लस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। फिर एक है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये यूनिटरी फीचर है, बल्कि इंडिया में फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक यूनिटरी फीचर में आता है। फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट भी एक यूनिटरी फीचर में आता है, मतलब 1 और 2 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डीपीएसपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताओ इसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है दे रिमाइंड द अथॉरिटीज अंडर द इंडियन यूनियन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एमिंग एट बिल्ड, ये बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, क्योंकि जितना भी रूल्स बनते हैं उसको गाइड कौन करते हैं कि कैसे रूल्स बनना है, कैसे फेयरनेस में रूल बनना चाहिए, ये सब चीज़ जो है डीपीएसपी ही तो फॉलो करते हैं, डीपीएसपी ही तो गाइड करते हैं, है ना। सेकंड जो बोले गए हैं कि दे हेल्प कोर्ट इन डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये हेल्प करता है, क्योंकि डीपीएसपी में लिखा गया है कुछ और लेकिन बना रहे हो कुछ और। डीपीएसपी में लिखा गया है कि आर्बिट्रेरी तरीके से रूल्स नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी तरीके से रूल बना रहे हैं, इसका मतलब जो है सेकंड सही है। थर्ड बोले हैं कि दे सर्व एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, ये भी सही है, क्योंकि जो रूल्स बना रहे हो इसी ओरिएंटेशन से बना रहे हो, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बना रहे हो, तो वहाँ पे वही चीज़ तो लिखा हुआ है कि दे सर्व एज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। क्लियर, तो इस रेस्पेक्ट से जो 1 ऑप्शन है ए ऑप्शन 1 2 3 यहाँ पे राइट है। ठीक है, 21 का समझ आया। चलो 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब साइन किए गए थे 1949 में तो कौन सा ओरिजिनल यहाँ पे नहीं है, कुछ पार्ट को यहाँ पे ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, बताओ इसको कौन सा पार्ट जो है ऐड नहीं किए गए हैं। तो इसमें से रिपब्लिक जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्लस सोवरेन जो लिखा हुआ है ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बताओ तो। एक सेकेंड ना, मैं उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे जो है 1949 प्रीएम्बल में ये जो थर्ड ऑप्शन है सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों नहीं है, रिपब्लिक और सोवरेन को ऐड किए गए हैं, मतलब रिपब्लिक और सोवरेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी से हैं, लेकिन सोशलिस्ट और जो सेकुलर है इसको ऐड किए गए हैं, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं, मतलब 3 और 4 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, मैं उल्टा बोल रहा था इसको। चलो नेक्स्ट देखो 23 क्वेश्चन, रिसेंटली मराठी लैंग्वेज हैज़ ऑफिशियली ग्रांटेड एज अ स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम मराठी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, तो कौन सा मराठी के अलावा और कौन सा जो है लैंग्वेज को ऐड किए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली, है ना, मराठी के साथ इस सब जो लैंग्वेज हैं इसको ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें पूछे गए हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अच्छा मेंबर कौन नहीं थे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताओ इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन नहीं थे वो है जेपी कृपालनी, ठीक है, बाकी सब मेंबर थे। नेक्स्ट देखो 25 क्वेश्चन,
बताओ तो इसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है इसके रेस्पेक्ट में पूछे गए हैं, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसमें पढ़ोगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि द एक्ट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसराय, बाकी यहाँ पे पूरा गलत है। ठीक है, ए को देखोगे जैसे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अलाउड टू एब्रोगेट सर्टेन लॉ मेड बाय ब्रिटिश रिलेशन, ये भी गलत है। सी ऑप्शन भी गलत होगा, डी ऑप्शन भी गलत है। इसमें जो बी ऑप्शन है यही राइट है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछे गए हैं कि इसमें से कितना ऐसे जो राइट हैं जो कि अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें से कोई सा भी आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 17 देख लो, 23 देख लो, 24 देख लो। ये जो आर्टिकल को देखोगे ये नॉन एक्टर जो है या फिर नॉन स्टेट बोल सकते हो या फिर इंडिविजुअल हैं उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली पूछे गए हैं तो ओनली यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है 25, सॉरी ये 26 क्वेश्चन है ना। 27 देखो अब, 27 ये रहा 27। बताओ तो इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये पूछे गए हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये बताना है इसमें। पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स नहीं होता है। कौन सा करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे 27 में। सेकेंड बोले हैं वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर, सही है, देखने को मिलता है इंडिया का ही देख लो, पावर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी इन सब में। फिर जो थर्ड है राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व, ये भी सही है। मतलब जो सी ऑप्शन है 2 और 3 यहाँ पे सही है, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू सेट फ्री ऑन अरेस्ट पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को बिना मतलब के अरेस्ट कर रहे हैं तो कौन से यहाँ पे रिट हम लोग डालते हैं, हबियस कॉर्पस का रिट है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 29 देखो, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट, बताओ तो सही है कि गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास इतना अनलिमिटेड पावर भी नहीं है कि पीपल ओरिएंटेड जो है पूरा आर्बिट्रेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोले हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नहीं, ये गलत चीज़ है। पहली बात तो जो डीपीएसपी है उसको अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो इस रेस्पेक्ट से जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। समझ आया। अगला देखो 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी कंसीडर करो कि कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पे गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। प्रीएम्बल को जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्रेम हो गए थे उसके बाद इनेक्ट किए, इसलिए तो बहुत सारे जजमेंट पढ़ते हैं कि कोई जजमेंट बोलता है कि ये प्रीएम्बल जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कोई जजमेंट बोलता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज डन टू इंश्योर दैट द प्रीएम्बल वाज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, जजमेंट के थ्रू इसको हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो पहला और सेकेंड स्टेटमेंट ये सही है और जो सेकेंड है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। क्लियर है क्या, समझ आ गया। तो इस तरीके से 30 जो क्वेश्चन है इसको हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व किए, क्योंकि पूरा अभी तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, जितना कवर किए हैं उतना का मॉक टेस्ट है। बाकी हर सब्जेक्ट का भी आएगा, अभी तो ये पॉलिटी का है, अभी ज्योग्राफी चल रहे हैं उसका भी आएंगे, प्लस इकोनॉमिक्स आएगा, हर का जो है सब्जेक्ट का ऐसे ही मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। क्लियर है क्या। इनिशिएटिव चल रहे हैं यूट्यूब बैच का, ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जाके ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।